दूसरा गायब हो गया ना, एक ही था। अपनी किस्मत के खिलाड़ी हुआ, ये अच्छी जॉब उसको मिली थी। ऑलमोस्ट इसका एग्जाम भी काफी हद तक हो गया था। नेक्स्ट टाइम वो भी ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेस लॉन्ग शॉट रहता था। कहाँ पर है? हेलो लाल, क्या हाल है? वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। सर शुरू कर लें? आज आपका कैंडिडेट कौन? ये या हु इज कैंडिडेट? डॉक्टर एहसान है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर डॉक्टर एहसान की 2-3 महीने रहते जेपीएमसी हैं, का? उसकी ट्रेनिंग खत्म होने वाले में 2-3 महीने रहते हैं। ये हमारा जेपीएमसी का अच्छा सर जी। अच्छा, गुड। चलें। और सर हमारे पास एहसान, ये केस के बारे में आपको कुछ पता है? सर सिर्फ जो कल हिस्ट्री शेयर हुई थी सिर्फ वो मुझे मालूम है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अच्छा जी सर। लाल, क्या कह रहे थे आप? और सर हमारे पास और लोग भी हैं एग्जाम वाले, तो बीच में हम उनसे पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन वगैरह हो।
जिनका पेपर पास है और जो अपीयर होंगे सिर्फ लॉन्ग के शॉर्ट केसेस में। तो सर स्टार्ट कर लें? अगला इम्तिहान कब है लाल? अगला इम्तिहान कब है? सर अक्टूबर में 27 अक्टूबर को पेपर है और फिर नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में वाइवा होगा। ओके ठीक, हाँ शुरू करें, बताएं। एहसान शुरू करें। फरूक जरा पढ़ के सुनाओ। So this is the day for today's पढ़ के case. सुनाओ। This is a 40-year-old female patient presented to us with headache for 5 years, seizures for 1 year, and loss of smell for 3 months. So this is the presenting complaint: headache, seizures, and smell. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। मैं आपकी बीमारी से मुताल्लिक कुछ सवालात करूंगा आपसे। जो भी इस दौरान अगर आपको कोई तकलीफ पेश आए तो मुझे बताइएगा। आपने बताया कि आपको सर दर्द की शिकायत है 5 साल से। जी जी। तो ये जो सर का दर्द शुरू हुआ था, ये किस तरह शुरू हुआ था? ये अचानक था, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ और बढ़ता रह रहा है, या ये शुरू से एक ही तरह का होता है आपको? शुरू एकदम से शुरू हुआ था, लेकिन फिर एक जैसा ही है, और ये सर के सामने वाला हिस्से में रहता है दर्द। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको हर वक्त रहता है या कभी कभार होता है? नहीं, तकरीबन हर वक्त होता है, ज्यादातर रहता है। अच्छा, ये जो दर्द है ये सर के आपके सामने के हिस्से में रहता है या पूरे सर में जाता है, या कहीं और भी आपको महसूस होता है? सर के सामने वाले हिस्से में से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर फैल जाता है। अगर ज्यादा दर्द होना लगता है तो फिर पूरे सर में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये दर्द आपने कभी महसूस किया कि कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ज्यादा बढ़ता हो, मसलन खांसी करने से या उठने बैठने से, या सुबह के वक्त ज्यादा बढ़ जाता हो? हाँ, ऐसा होता है कि खांसी वगैरह से भी बढ़ जाता है, और जब सुबह उठते हैं तो फिर उस वक्त भी बड़ा हुआ होता है, उस वक्त लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका दर्द है ये कम करने के लिए आप क्या करती हैं? ऐसे कम तो बस आप एक दवाई? अगर दवाई लेते हैं या फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उससे वैसे बस कुछ देर के लिए कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सर दर्द के साथ आपको मतली या उल्टी की शिकायत है? हाँ, कभी कभार होती है, अक्सर तो नहीं, लेकिन ये कि हफ्ते में एक आध मरतबा ऐसा कभी-कभार। होता है कि दोनों जब शदीद दर्द होता है तो फिर। अच्छा, सर दर्द, ठीक है। सर दर्द के साथ आपको देखने में कोई दिक्कत होती है? आंखों में कोई रोशनी आती है या कुछ मसला होता है? नहीं, वैसे तो नज़र तो सही है, लेकिन जब शदीद दर्द होता है थोड़ा धुंधलापन उस वक्त महसूस होता है। धुंधलापन नजर आता है। ठीक है। और आपने बताया कि आप मेडिसिन दवाई खाने से आपका दर्द बेहतर हो जाता है। जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा, आपको झटकों की शिकायत है, ये आप जरा बताएंगे किस तरह के झटके आपको, जिस्म के किस हिस्से में झटके आते हैं? झटके तो पूरे जिस्म में आते हैं। पूरे जिस्म में आते हैं। अच्छा, ये आपको पहली दफा झटके कब आए थे? पहली दफा तकरीबन 1 साल या 1.25 साल हो गया, उस वक्त हुए थे। ठीक है। अच्छा, जब पहली दफा आपको झटके आए थे तो कोई और साथ में था या आप अकेले थे? नहीं, उस वक्त मैं घर पे थे तो सबके सामने ही हुआ था। घर पे। ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या हुआ था, आप बता सकते हैं? जिस्म के किस हिस्से से झटके शुरू हुए थे? आप बेहोश हुई थी या नहीं? झटके तो ऐसे जो है वो हाथों से तकरीबन शुरू हुए थे, लेकिन जो है ठीक वो है। एकदम से जो है फिर बेहोश हो गए थे। अच्छा, बेहोश हो गए थे। अच्छा, बाद में इस जब पूछा तो बताया कि जो है ना वो हाथ पांव टेढ़े हो गए थे, और इस तरह से बताया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस दौरान आपको मुंह से झाग आई? नहीं, पहली घर बार वालों ने नहीं बताया? था ऐसा कुछ। पहले नहीं था। अभी अभी अगर आपको झटके आते हैं तो उसमें आपको ऐसा होता है क्या? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक आध ठीक। मरतबा ऐसा हुआ बस। अच्छा, झटके आने से पहले आपको कुछ खुशबू, बदबू या कोई आंखों आगे रोशनियां वगैरह आती हैं क्या, या कोई आवाजें आपको आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कोई सर दर्द, झटके लगने सर से का पहले दर्द आपको बस एहसास होता हो? सर का दर्द बस होता है उस वक्त, और इससे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, इन झटकों के लिए आपने कोई दवाइयाँ वगैरह ली हैं, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दवाई तो मैं 1 साल से ले रही हूँ। ठीक है। उन दवाइयों से कुछ फर्क पड़ा आपको? उन दवाइयों से ये कि हाँ, थोड़ा सा कुछ देर के लिए हो जाता है, लेकिन ये कि जो झटके हैं अभी ज्यादा होने शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो झटके आपको जो है 1 साल आपने बताया कि एक से 1.25 साल हो गए, तो अब तक आपको कितनी दफा अंदाजन झटके पड़ चुके हैं इस तरह? पहले तो ये कि एक आध महीने के बाद या 1.25 महीने के बाद होते थे, अब ये कि महीने में 2 या 3 बार हो जाते हैं। महीने में 2 या 3 से बार। आखिरी दफा झटका आपको कब आया? आखिरी दफा भी 2 वीक्स हुए।
2 वीक्स हो गए, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने आपकी तीसरी जो शिकायत थी वो थी आपको सूंघने में दिक्कत होती है, ये आपको कब से है? ये भी 2-3 महीने हो गए। ये आपने पहली दफा कब महसूस किया था कि ऐसा हो रहा है? पहली दफा वो कुछ खुशबू थी तो वो नहीं पहचान पाए थे कि मतलब महसूस नहीं हुई मुझे। परफ्यूम ठीक था है, तो वो हाँ, वो ट्राई करने के वक्त में मालूम नहीं पड़ा कि ये इसकी खुशबू कैसी है, तो इसलिए पता चला। ठीक है। आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई कमजोरी वगैरह है क्या? नहीं, और तो कमजोरी नहीं है। कोई कमजोरी नहीं होती। अच्छा, नजर में कमजोरी है, देखने में दिक्कत होती है आपको? नहीं, आपको बताया वो सही है। बस सही है, ठीक है। अच्छा, निगलने में कोई तकलीफ होती है, पानी या खाना निकलते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। और इसके अलावा सुनने में कोई तकलीफ है आपको? सुनने में नहीं। नहीं आपको तकलीफ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे मजीद कुछ सवाल करूंगा आपको। पहले आप कभी अस्पताल में दाखिल हुई हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ आपका? नहीं, पहले नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपके कभी खून चढ़ा है आपको, या आपने खून दिया है कभी? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा आप शादीशुदा हैं? आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 2। 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? 6-7। ठीक है। अच्छा, आपके खानदान में कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड या इस तरह की ब्लड कुछ? प्रेशर वगैरह है। ब्लड प्रेशर किसको है? पेरेंट्स में। पेरेंट्स को है। आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया है कभी? आपको कभी महसूस हुआ कि बढ़ता है या कम होता है? हाँ, 1-2 बार बताया है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन कोई दवाई वगैरह तुमने इस्तेमाल नहीं की, सही हो गया। दवाई वगैरह नहीं? ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आप इसके अलावा अगर मैंने कुछ ना पूछा हो और अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं मैं आप। नहीं, बस जो तकलीफ थी वो तो मैंने आपको बता दी। ठीक है सर, दैट वुड बी ऑल फॉर हिस्ट्री। शुड आई मूव फॉर एग्जामिनेशन? नहीं, पहला ये लाल, जी सर। ये एहसान का तो मैं नहीं कह सकता, मगर फर्रुख पास है उसके जवाबों में। सर आप कुछ पूछ रहे हैं हिस्ट्री बेस पे तो? या ओके। एहसान, जी सर। तो एक तो आई मीन it's easy for you because you know आप किससे बात कर रहे हैं, और I didn't, यानी कि वो जो थोड़ी नर्वसनेस होती है कैंडिडेट को when he's addressing a patient, उसका मुझे एहसास नहीं हुआ, तो that's good. And that's the मतलब यानी कि when you move, because they're going to move to face I think, and you'll probably go back to having real patients. लेकिन वो जो एक सीन है ना, जिसमें सामने एक बंदा होता है, 2-3 बंदे देख रहे होते हैं और उसकी नर्वसनेस होती है, तो what you have to think is you have to blot all of that out and be like you are now. तुम्हारे आवाज में कोई टेंशन, कोई वो नजर नहीं आ रही। You were just completely relaxed and you were just doing like it was a normal thing. So that was quite interesting. But you know, I know that there's a limitation on time, और वो आपको बहुत ज़्यादा history पे time spend नहीं करना, लेकिन आप you kind of rush through it a little bit, and not only that, आपकी direct questioning बहुत ज़्यादा है। मतलब you kind of, it almost as if you know what the issue is and you just want to get all the questions out of the way. आप यानी कि investigative questioning आपकी नहीं थी as much as just questioning for the sake of question. I mean, मिसाल के तौर पे आपने ये जो दिन रात का है कि दिन के किस वक्त होता है, ये probably ट्यूमर का केस है, that's such an important thing in the history, मगर आपने उसको एक लफ्ज में करके you just went past it. And not only that,
आप डायरेक्टली उससे पूछ रहे हो कि यार ये बताओ तुम्हें सुबह जो है वो सर में दर्द ज्यादा होता है. Now this is what I'm trying to say to you is कि जो बहुत ही अहम चीजें हैं, जो बहुत ही important diagnostic points हैं, वो पेशेंट को आप सजेस्ट ना करें. आप ये पूछें कि दिन रात में पूरे 24 घंटे में कोई ऐसा वक्त है जब सर में दर्द सबसे ज्यादा होता है. That's a much better question than saying तुम्हें सुबह सर में दर्द होता है, वो कहेगा हाँ. तो क्या तुम्हें उल्टी होती है? Now that vomiting is the other thing. I would much rather ask ये बताओ कि सर दर्द के साथ और कुछ होता है, और कोई तकलीफ होती है, और कोई सिम्टम होता है. You keep pressing them, और फिर वो अगर जवाब नहीं दे रहे या उस बात पे पहुंच नहीं पा रहे, तो फिर then you have to say कि जी अच्छा चलें बताएं उल्टी होती है या नहीं. पर आप डायरेक्टली उससे पूछ रहे हो कि जी सुबह सुबह होता है, उल्टी होती है. So for these important diagnostic points, this is not a good history taking technique. You need to be a little careful, and you need to, I mean, the person जो तुम्हारा सुन रहा है उसको भी ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हें एहसास है इस बात का, and you will do that by by thing. आपने कहीं भी आप दर्द का आपने बिल्कुल दर्द में हम ऑनसेट पूछते हैं, हम टाइम रिलेशनशिप पूछते हैं, हम लोकेशन पूछते हैं, लेकिन ऑल्सो सारे दर्द का हम हमेशा इंटेंसिटी पूछते हैं. एंड यू नो के आप लोगों के उसमें वो एक एनालॉग स्कोर भी है 1 to 10 वाला. ये वो कुछ लोग पूछते हैं कि जी 1 से 10 में. आई मीन आई डोंट वांट यू टू स्पेंड टू मच टाइम, बट कुछ के आपके जब दर्द के सवाल आप पूछेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके पास एक लिस्ट है, फेहरिस्त है, जिसमें ये चीजें, उसमें इंटेंसिटी बिल्कुल है. And you can't not ask about intensity, you know. Yes sir. आप दूसरे आप उस पे आ जाओ on the cranial nerves वगैरह. तो you see what I mean about you almost know what it is and you're trying to get on. तुमने से पूछा कि ये बताओ यार वो तुम्हें सूंघने में कोई मसला है? मैं कहा हाँ है. कब से है? 3 महीने से. अच्छा. Now, if you were in a real life scenario, what you would have done was you would have tried every piece of information, you try and corroborate another way. So the next question is कि ये बताओ जायके में कोई फर्क है? Because taste and smell go together. So that's an automatic question. But you were in too much of a hurry to get on, तो तुमने वो, you know that, I know that you know it. तुमने वो उससे कोई पूछा भी नहीं. तुमने उससे ये नहीं पूछा कि ये तुम 3 महीने से ये बता रहे हो, 3 महीने से तुम्हारी हिस्ट्री तो 5 साल की है, तुम्हें ये जो सूंघने का इशू है ये 3 महीने से है. इस 3 महीने में कोई नजला, एलर्जी, कोई ऐसी चीज तो नहीं है तुम्हें. तो सुनने वाला भी कहता है यार at least the guy is evaluating thing. तो मैं once again एक बात जो मैं constantly दोहराता रहता हूँ, that everybody knows कि तुम्हें हिस्ट्री लेना आती है, तुमने MBBS पास किया है, तुमने इंटर्नशिप की है, तुमने पेशेंट मैनेज किया. That's not the question that the examiner wants to know. The examiner wants to know कि ये जो बंदा जब हिस्ट्री लेता है, will his history taking technique and methodology reveal that he has an understanding of the disease process? Because you're now at postgraduate level. So postgraduate level pe they want to know about understanding and decision making. That's what they want to know. So there isn't a question कि यार तेरे पास ये headache वाले patient की समझ है कि नहीं. There isn't such a question. The question is कि यार take a history from this, and from that history I will try and understand, does this person understand what these diseases are. ऐसा मेरी बात समझे आप? जी सर, बिल्कुल सर. Okay, so just try and keep that in mind. और अगली बार जब करते हो या हिस्ट्री के बारे में सोचते हो या हिस्ट्री लेते हो, तो try and think of it in that larger context कि यार ये हिस्ट्री में
वो सवाल वगैरह जवाब होते हैं, लेकिन उसका एक मकसद है और वो चीजें मैंने हाईलाइट करनी है. Okay, do जी you सर. want to move on to the introduction? The introduction, sorry, the examination. लाल, आपका कोई कमेंट है इस पे? ठीक है सर, बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल यही बात है सर. आई थिंक वी शुड प्रोसीड टू द एग्जामिनेशन. टाइम तक ये पूरा हमारा इसका मतलब करवाया Okay, yeah. Let's move to the examination. जी एहसान साहब. जी. अच्छा, अभी मैं आपका मुआयना करना चाहूँगा. इस दौरान अगर आपको कोई तकलीफ या परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. सर, should I just narrate the steps जो मैं करूँगा? Yeah, please. जी, सबसे पहले general physical examination that will include the patient's anemic status, jaundice, and hand examination. Starting from the hand, I will examine for the pallor or for koilonychia of the patient, and then I will move to, I will check for the thenar and hypothenar eminences, their status, and then I'll check the pulse, and further I will move towards the towards taking the blood pressure. And after that, I will move upwards towards the head, and I'll examine the patient from the front. First, I will look for anemia and jaundice in the eyes, and then I will go behind the patient, and then I will look for the lymph node, cervical lymph node status. After that, I will go for I will go for cranial examination, and first of all, I will start with the Sorry, you start with? Cranial nerves. Yeah, okay. Sir, for cranial nerves, I will start with the cranial nerve 1, and I will look. I will check the patency of nasal aperture, and with throwing the light inside. And after that, I will ask the patient to keep their eyes shut, and will offer a perfumed cotton swab to one nostril while shutting the other nostril, and will repeat that with the other nostril as well. And after examining the cranial nerve 1, I will move towards the ophthalmic examination. I will start with with throwing the light into the eyes, and will look for the light reflex. And after that, I will offer the Snellen's chart to the patient and look for the visual acuity. Along with that, I will go for color. I will offer the Ishara chart for color blindness examination. And apart from that, I will look for visual field, and after that, I will do a fundoscopic examination. Then I will look for the extraocular muscle movements. Then hereby checking the third, fourth, and sixth cranial nerves. Then for fifth cranial nerve, I will check the sensory distribution of the fifth nerve by applying the fine touch on the bilaterally on the face on all three divisions. And also I will look for I will check for the jaw jerk as well. And then for seventh cranial nerve, I will ask the patient to I will check the frowning of the patient by asking the patient to look upwards. And then I will ask them to shut their eyes and I will try to open, and they will not let me open their eyes. And after that, I will check for the I will ask the patient to show their I will ask the patient to show their teeth.
Here I forgot to check the muscles of mastication in the cranial nerve 5, and I also check that. For the 8th cranial nerve, I will check the patency of both ear canals, and then I will whisper into the patient's ear and ask them to, and inquire them what have I asked, and after that I will do the tuning fork test, Renes and Weber test for checking for the air conduction versus bone conduction, as well as for lateralization. And after that, for ninth and 10 nerves, I will ask the patient to uh, open their mouth and say ah, and after throwing the light, I'll check for the elevation of the uvula and symmetry, and I will also check the symmetrical elevation of the uvula. I will check for the for 10 nerve. I'll check the gag reflex by before explaining the procedure to the patient and taking consent for that. I will check. I will apply the swab bilaterally on the posterior wall of the pharynx, so as to check for the gag reflex. Then I will ask the patient to whether I will ask offer patient one glass of a sip of water, so that to check the gurgitation of degurgitation of the patient. And for 11 nerve, I will ask the patient to protrude their tongue again, protrude their tongue, and will check the symmetry of the tongue, and then I will ask the patient to I will push their tongue against my hand on the cheek, from inside of the cheeks bilaterally. And then at the end, I will check for the I will ask the patient to shrug their shoulders bilaterally, and to move their neck towards the side against resistance for 12th cranial nerve. Okay. Then, sir, I will go for lobar examination, and I'll ask patient few things. For frontal lobe, I'll ask the patient to I will ask patient a few questions. First of all, I will ask whether there is any change in their behavior, or if there is any attendant, I will ask them कि patient को गुस्सा आता है या चीज़ों में उसने interest लेना ख़त्म कर दिया है, या उसको चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रही, या apart from that, I will ask for the weakness in the whole body or in any part of the body, or whether they are experiencing any difficulty in walking or carrying out their daily activities. Also, I will ask about is there any difficulty in understanding a question or replying to a specific question. I will inquire about the urination, whether there is incontinence or any other difficulty in urination. Then I will move to for the parietal lobe examination, and I will ask for any numbness in the body, or whether they feel difficulty in daily calculation of things, or they are unable to recognize things by names, or they have difficulty in reading or understanding a paragraph or something. And then for temporal lobe, I will ask for memory, for both long term and short term, by asking specific questions. And apart from that, I will ask about about hearing capability, that I have already established as well in cranial nerve examination. I will ask whether they feel any
glistering or any lightening in front of their eyes, or do they feel any smell, or do they have difficulty while looking upwards, or do they feel difficulty while going upstairs? For occipital lobe, as I have already established the visual acuity, I will further ask you whether they feel whether they experience dual vision, or do they are they unable to name correct things by looking at them. That would be for lobar examination. Then I will further go for cerebellar examination by I will check for the nystagmus in eyes. I will check for the dysdiadochokinesia by asking the patient to do repeated motions of the hands, and I will check for. I will ask the patient to face me, and I will keep one hand on their face, and I will ask them to pull one of their hands towards their face against resistance. Then I will leave their hand so as to check whether they hit their face or not. Then I will check for the I will check for pendular knee jerk, and then at the end I will ask the patient to go to walk in a straight line. अच्छा, ये एहसान बताएं, एहसान इस पेशेंट में you have taken the history, तो आप कहाँ पे specifically क्या देखेंगे आप और क्या suspect करेंगे इसमें? Sir, because the patient has mainly frontal headache and anosmia, the history of anosmia and seizures, I will suspect a lesion in the frontal region. Therefore, I'll. जी आपकी आवाज बंद हो गई सर, आवाज आ रही है? ये अभी आ रहा है. Specifically, I will look for the frontal lobe examination, and I will look for the cranial nerve 1 examination. I will look whether the patient has the. I will check for the taste ability, taste as well. And apart from that, I will do a thorough ophthalmic examination of the patient, as I have mentioned before. And apart from that, I will look for the. I will check for the power. I will do the motor examination of whole limbs as well. सर कुछ आपने पूछना है मुझसे? नहीं लाल, मकसद कहने का ये है कि it's difficult to think, मतलब ये ज़बानी हो रहा है, so it's difficult to gauge whether but I mean जो सारी जो neuro examination की सब headaches हैं वो एहसान ने बता दी हैं, and I must tell you कि जो आपने सवाल पूछा था उससे ऑलरेडी ये इन्होंने अपना मन बनाया कि जी मैं ये तो I would actually, if I was doing this exercise, I would again just concentrate on which he did on the lobar signs वगैरह, but I wouldn't talk so much about some of the other things that he talked about, the sensory examination and so on and so forth. And I would definitely do a gait assessment and tandem walking. That's something that I would do because ऐसे case में there may not be a lateralizing sign, but कोई positive axial sign तो होना चाहिए.
और आपने टैंडम वॉकिंग एंड इसकी रोमबर्ग और टैंडम वॉकिंग आपने कराई नहीं। यस सर, ये सर इसकी पेशेंट की फाइंडिंग्स है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। papillary edema, mild bilateral. Now we can ask further on the basis of history examination, तो क्या differential बना रहे हो, कहाँ पे lesion है? So एक ऐसा, I'm sorry, वो एग्जामिनेशन की बात जरा लंबी हो गई, बट एक चीज जो मैं आपको कहना भूल गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ये बिहेवियरल चेंज से मुझे याद आया। यू नो, हम लोग जब ये हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं, आई कॉन्स्टेंटली हियर, आप लोग पूछते हैं ये बताओ मियाँ तुम्हें गुस्सा ज्यादा तो नहीं आ रहा? यार, most people when they ask a question like that will say, हाँ जी आजकल तो बहुत गुस्सा है, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। I mean, you know, and so अगर वाकई you're trying to find if there's a behavior change, तो आप तो गलत बंदे से पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में खास तौर पे जब वो सीजर वाला इशू था, you should have said I would have liked to have spoken to a family member who has seen the seizure to get the precise information about the nature of the seizure, because he can't give me that information. वो तो बात ये हमने पहले भी ये बात की है, बाकी वो बात आपने करनी है। और ये बिहेवियर चेंज का भी यही है, बिहेवियर चेंज आप उससे पूछ रहे हैं कि ये गुस्सा आता नहीं, ये तो आपने किसी फैमिली मेंबर से पूछना है कि इनके मिजाज में कोई फर्क आया है, आपने देखा हो। So I just wanted to make that point, Lal. Yes, sir. तो एग्जामिनेशन हो गई, अब आप बताएं इसका, तो आप इसको फ्रंटल में प्लेस कर रहे हैं। ये बताएं मुझे कि ये पोस्टीरियर फोसा नहीं हो सकता? Sir, because there is positive findings of behavioral changes, and as well as the smell is lost. So I'd go for frontal lesion as compared to. All right. Okay. Posterior fossa. Okay. All right. That's reason. Okay. So you'd like to see his MRI, I guess. जी sir. Okay. फरोख यार MRI दिखाओ प्लीज। ये सब इसका CT स्कैन है। So tell us about this. What do you see on the CT scan? Sir, this is the CT of a 40-year-old female. Axial cuts, a non-contrast investigation. Sir, here we can. Sir, there is a hyperdense lesion in the frontal region that appears to be arising from the anterior cranial fossa, and it is a midline lesion. There is in the bilateral frontal regions there is intense edema, as we can appreciate due to this hypodense hypodensities on the bilateral frontal regions. Apart from that, there is mild appearance of the temporal horns of the lateral ventricles. This is this a pre-contrast or a post-contrast image? Sir, this appears to be a pre-contrast image. So then, how do you explain the hyperdensity of the lesion? Sir, this is a well-circumscribed midline lesion appearing from the anterior cranial fossa, and
It is No, you're not answering my question. मेरे सवाल का जवाब दो. My question is, if it's a non-contrast scan, Sir, how come this is appearing hyperdense? Sir, it is slightly hyperdense than the surrounding brain. So if it's non-contrast, why is that true? Sir, I don't understand the question. All right, forget it. Then I'll ask you another question. His frontal edema that you talk about, is it a cytotoxic edema or vasogenic edema? Sir, it would be vasogenic edema, sir. How do you make that determination? Sir, because I am suspecting मैं आपसे ये नहीं पूछा कि आप सस्पेक्ट क्या कर रहे हो. मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सीटी स्कैन पे एडिमा कह रहे हैं आप, वो साइटोटॉक्सिक है या वेसोजेनिक है. आप कह रहे हैं वेसोजेनिक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह ये कह रहे हैं स्कैन पे. सर स्कैन पे आई एम अनेबल टू डिफरेंशिएट between the two. Ehsan, that's not true यार. मकसद कहने का ये है, ऑन द स्कैन साइटोटॉक्सिक और वेसोजेनिक में फर्क है, और फर्क ये है कि साइटोटॉक्सिक will also involve the cortical ribbon. So this, you won't see any finger-like projections of the cortices into the white matter like you're seeing here. This is vasogenic because the cortex is spared. And if it is cytotoxic, then the cortex would not be spared. Okay, sir. Okay, sir. I will not yet, sir. Further investigation दिखाएं? MRI दिखाएं? Please. And sorry, Ehsan, वो दूसरे सवाल का जवाब, to my opinion, just go back to the scan, please, the CT. The lesion is actually, I think, probably isodense to the brain. However, because of the surrounding edema, it's appearing hyperdense. All right, sir. That's the answer to that question. Yes. The other answer would be कि यार maybe there is a slight calcification, but मेरा ख्याल calcification इसमें लग नहीं रही. चल next MRI पे आ जाओ. Ehsan बताओ. Sir, this is the axial cuts of the T1 weighted MRI of the same patient. Here. Okay, ऐसा ठीक है, ये देख लिया. Is there anything else you want? Sir, there is. Is there anything else you want from the examiner at this point? Ehsan, आपको क्या चाहिए और? और कुछ मांगेंगे, कुछ चाहेंगे आप? नहीं, आप सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट इंटरप्शन मैंने इसलिए की कि आप कहने वाले थे कि दिस इज एन एक्सियल पोस्ट प्री कॉन्ट्रास्ट एमआरआई T1 सीक्वेंस, ठीक है ना? एंड देयर मे बी एन आइसो इंटेंस लीजन इन द सबफ्रंटल रीजन. अच्छा, अब आगे और क्या चाहिए? Sir, I will ask for the other cuts of the MRI. हाँ, तो कौन सा? Sir, I will go for coronal. What about the contrast? Don't you want a contrast? Yes, sir. I will ask for the contrast enhanced image. So the first thing you want to ask is, can I please see the post contrast, and if possible, can I see the post contrast coronal? That's your question. Yes, sir. This looks like a coronal flare. Ehsan, both the guys, you should describe the findings. Sir, here these are the
this scan shows the coronal cuts of the and here we can स्माइल कैसी है सुनिए and here we can observe that there is an iso to hyperdense lesion arising from the midline from the middle iso to hyperintense lesion that is arising from the middle part of the anterior skull base, and it appears to be arising from the cribriform plate, or for that I will need a sagittal MRI as well. This is pushing. This is a subfrontal lesion, and it is a well circumscribed lesion that is extraaxial, and it is pushing the brain parenchyma superiorly. Sir, on this resolution, I'm unable to comment on the vessels, on the vascular structures, if there is any. Okay. Apart from that, there is also. Sir, this is the post-contrast axial cuts of the same patient, and they show the homogeneous contrast enhancement in the well circumscribed lesion that appears to be arising from the cribriform plate, and it has appears to push the optic chiasm. So these are the sagittal cuts. Here there is this hyperintense lesion in the same location, that is in the mid sagittal plane. It is arising from the cribriform plate and extending behind up till the interior border of the sella turcica, and it is extraaxial. It has pushed the brain upwards, and ये सारी फिल्में थी उसकी, और नहीं है बस। लाल, ये आप अपने उसमें थोड़ा सा स्क्रीन पे जो मिडलाइन वाला सेक्शन है, which is the third one in the second row, or the third or fourth one, the third one, that one, yeah, इसको बड़ा कर सकते, इसको बड़ा कर सकते हो जाएगा। ये सर मैक्सिमम है, और बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। एहसान, तुम इसके कायज़म के बारे में क्या कहा तुमने? Sir, it appears to extend posteriorly up till the sella turcica, anterior margin of the sella turcica. No, you said something about the chiasm. Sir, on the other scan, I said that perhaps it is encompassing the optic nerve. It is pressing the optic nerve as well. I felt on that scan, but here. So, एक मिनट. Is it possible
is it possible to have a meningioma that's subfrontal, which is compressing the optic nerve and causing no optic symptoms? Is that possible? No, sir. Sir, but here the positive examination finding was mild papilloedema. But apart from that, there is no ophthalmologic finding. So, what do you think about the papilledema in this case? What, is that from chiasmal compression? Sir, Hassan, I'm waiting for your answer. Sir, I believe that there is somewhat chiasmal compression. So, so you're saying that because of the papilledema? जी sir. Hassan, आपने बिल्कुल ही गलत बात कह दी आज. आपने 100% टोटली गलत बात कह दी आज. आपने इतना सारा जो आपने अपना अच्छा इंप्रेशन था, आपने एक गलत जुमले में गवा दिया है. Hassan, listen to me. When you get compression of the chiasm, you don't get papilledema, you get optic atrophy. Optic atrophy, yes sir, yes sir. It's not. अब मेरी बात सुन ले. अब मेरी बात सुन ले. This idea that if the chiasm is compressed, there may be papilledema is not true. Sir. Papilledema comes from a global rise in the intracranial pressure, which affects the pressure of fluid in the optic nerve sheath. There's a circulation of CSF in the optic nerve sheath. And when that CSF pressure rises, you get papilledema. Ji, sir. Which is why you get papilledema in benign intracranial hypertension. That's true, sir. It's nothing to do. If there is direct chiasmal compression, the fluid won't get into the nerve, so the question of papilledema doesn't arise. Sir. It's the other way. The direct pressure. Does everybody, Farooq, do you understand that? Yes, sir. ये तसव्वुर है ना कि chiasm papilledema भी हो जाए. That's completely wrong. Sir. And the other thing is that ये जो tumor है, अब this tumor, it's very unlikely that there's papilledema on that. I think this is observer error, quite frankly. But anyway, the point really is that this is इसमें जो बड़ा image नजर आ रहा है, उसमें tumor है, उसके पीछे cella है, और cella के ऊपर chiasm है. You can clearly see that the chiasm is not compressed. Ji, sir, it's not compressed. Yeah. Thank you. You can clearly see that. This has nothing to do with the chiasm, which is why the patient never complained of any visual problem. Okay, so what is your diagnosis? Sir, my diagnosis is olfactory groove meningioma. Let's look at the coronal, please. Contrast के साथ. Post contrast coronal. फ्लेयर में कंट्रास्ट में. अच्छा वो किया उन्होंने लिया नहीं है लाल. Yes, sir. वो सिर्फ फेयर कर दिया. Exhale लिखो. Contrast. Yeah, I mean, okay. Okay, what is the treatment for this? Sir,
Sir, we have, sir, for this patient, we'll go for surgical surgical resection of the meningioma for this patient specifically, and for that, sir, we have two options for this patient. First is the open transcranial approach, and the other would be endoscopic transnasal transcribriform approach. Sir, for open craniotomy, we can go via bifrontal bifrontal craniotomy or via pterional approach for open. And sir, for this patient, for this patient, both can be used, but probably pterional approach would be better for this patient. And why do you say that? Sir, pterional approach has the upper hand on bifrontal approach, in that it gives the direct visualization of vascular structures and neurovascular structures. Hence, it offers a possibility to possibility that maybe the patient can get his sense of smell back. लाल, इसके बारे में क्या कहोगे आप? Do you agree with that? एहसान, आप कौन सा करेंगे एहसान? लाल, आप agree करते हो? इसका सर हम सबफ्रंटल और टेरियनल दोनों कर सकते हैं. इसकी साइज भी छोटी, इतनी बड़ी नहीं है, तो टेरियनल नहीं, ये कह रहा है कि जी टेरियनल में जो है वो बेहतर है. तो टेरियनल में वाई किस तरह बेहतर है भाई? आपने क्या why you will go through टेरियनल अप्रोच? Sir, there are, sir, I read it that there are better chances. आपने जो बात की इसमें अल्फेक्शन, आपने अल्फेक्शन से रिलेटेड क्या बात की इसमें? स्पेशल में ऑलरेडी स्मेल गई है, तो why you are so concerned for the infection? As well, so there will be there are chances to make इस पेशेंट में what is important for you to select approach according to your importance? Sir, the important that is causing seizures, because the smell is the sense of smell is already gone, so we cannot we won't take it up as a priority. नहीं, तो आपने टेरियनल अप्रोच आपने सेलेक्ट किया था ना, तो क्या फायदा नजर आ रहा है उसमें? There should be something good for the patient. Sir, I was thinking that that would be that approach is better for olfaction, but in this patient, as there is this sense of smell is already gone, so subfrontal would be better. नहीं, तो अगर सपोज आपने टेरियनल सेलेक्ट कर दिया, तो उसके और क्या फायदे हैं? सर उसमें sir, we can also sir, we can directly go for ligation of the we can directly control the feeding vessels of the tumor, as well as we can remove we can check the tumor whether it has encompassed the surrounding neural structures, so that we can
decide to देखिए साइंस में बस आपसे एक ही क्वेश्चन करेंगे कि भाई व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टीरियनल अप्रोच इन दिस पेशेंट? सर बेनिफिट तो इसमें सर यही होता है कि ऑल्फेक्शन बचाई जा सकती है एंड पेशेंट की इन्फेक्शन तो नहीं है, तो क्या चीज बचा रहा है, क्यों बचा रहे हैं इसको? सर इसमें यानी टिरियानल का सफ्रेंडल के मुकाबले में क्या फायदा है? इन अदर वर्ड्स सर मुझे ऑल्फेक्शन का मालूम था जस्ट। सर आप क्वेश्चन पूछिए उनसे कुछ और। यार मैं लाल इन्होंने उसकी बात की थी, इन्होंने एंडोस्कोपिक की बात की थी। यस सर। तो जरा अब अगर एंडोस्कोपिक की बात वो छेड़ रहे हैं तो जरा बताएं इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसकी इंडिकेशन क्या है? ये ऐसा सब व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ एंडोस्कोपिक अप्रोच और उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और क्या फायदा है उसका? Sir, endoscopic approach is indicated only for the small tumors that do not go further beyond the midpoint of the optic roof on either side. If the tumor is smaller than that, then the endoscopic approach is feasible. For the rest of the tumors, the only option would be open craniotomy. And sir, इसमें second thing is that if the tumor has invaded into the sinuses, then this approach would be useless for that. For that, we also have we will have to go through the open craniotomy. तो क्वेश्चन ये था कि एंडोस्कोप की क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है उसका? Sir, benefit is that if the tumor is small, then we can resect it. That is your indication. That is your indication. Lekin when we are selecting endoscopic approach, what will be its benefit and what will be its demerits या complications क्या होंगे? ये बात एंडोस्कोपिक हो रही है सर। जी हाँ, आपने एंडोस्कोप की बात शुरू की, आपने कहा कि जी मैं एंडोस्कोप भी कर सकता हूँ ना। इतनी बड़ी बात आपने अगर कर दी, you need to have a lot of justification. So let's talk about that now. Sir, the benefits include that there would be डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं बेनिफिट नहीं, डॉक्टर लाल ने आपसे सबसे पहले सवाल पूछा कि व्हाट इज इंडिकेशन, आप इंडिकेशन बताओ। सर इंडिकेशन मैंने बताई अभी कि एनी ट्यूमर दैट इज स्मॉलर, a smaller tumor that is not going beyond the midpoint of the orbital roof on either side. That tumor might be a candidate for endoscopic approach. और क्या है डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि what are there any other issues or parameters that need to be assessed? Sir, patient when you're considering a case for endoscopy. The patient's neurological status is important in this regard. Also, we need to. The patient's neurological status is most important thing, apart from the size of the tumor and comorbidities. If the patient has multiple comorbidities, then we might go for endoscopic approach. Dr. Saab, okay. What do you have to say about the feasibility of endoscopic? What are the features that you need to assess whether endoscopic removal of a subfrontal meningioma is feasible in a case?
What are those parameters? Sir, the patients, we have to make an approach through the nasal aperture, so the nasal anatomy should be visible first of all, and apart from that, which is more important, the size of the nasal aperture or the size of the sphenoid sinus? आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब. सर अभी आ रही है आवाज? जी आ रही. Yeah. हेलो जी सर. Which is more important? सर हेलो जी जी बोले, आपकी आवाज आ रही है. Go on, I'm listening to you, doctor. sir, the question is what is more important between Nasal aperture or the size of the nasal aperture and the size of the sphenoid sinus? Sir, the size of the sphenoid sinus is more important. What are the other features that you need to look at when you are assessing the suitability of a endoscopic approach in a subfrontal meningioma? All right, let me ask you a question, Doctor. What is, when you're assessing a subfrontal meningioma for feasibility of endoscopic removal, what is the single most important critical feature? So there's only one answer to this question. Sir, for endoscopic approach, single most important factor. Yes, sir. That would be size of the tumor, I believe. Time हो गया sir. Okay, Ehsan, the single most important feature is the relationship of the dome of the tumor to the anterior cerebral complex, the anterior cerebral artery complex, and whether it's incorporated, whether it's adherent, whether it'll need to be dissected, whether not. That's the single most important thing. All the other things are also important, the lateral extent you mentioned, but the single most important thing, and obviously that is related to size. Chalan, thank you very much, Ehsan. Good luck. Well, I guess we'll be seeing you again. Ehsan, tomorrow to abhi time hai, so we'll be seeing you again. Inshallah, sir. Yes, sir. Inshallah. Lal? Thank you, sir. Anything else? तो सर और कुछ पूछ, बस ये उसमें ये आखिर में वाइवा सही नहीं दिया था, बाकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो उसकी ठीक थी, लेकिन he has no. Yeah, history examination सही थी. वाइवा में बहुत ज़्यादा shaky है, and that's because I guess it's early days now. तो मतलब मैंने के I hope that whatever training he's got left, he'll pay a little more attention to disease processes or diseases that are neurosurgical and understand better that indication thing. And for the rest of you, please, for the examination, everybody on this thing knows कि यार आजकल दुनिया में लोग endoscopically निकाल रहे हैं. पहले तो ज़्यादा निकाल रहे थे, आजकल जरा बंदे ठंडे पड़े हुए हैं. But just excuse me 1 second. Hello, who's that? Fatma, I'll call you back. Fatma, मेरे ऑफिस आ जा. But the thing is, please don't say something that unless you have to. Suppose the guy asked you, is there an endoscopic possibility? Then you can say, yes, there is, but it's not something that we do
very often in my center, so I'm not totally familiar, but I know of reports. आप ऐसी बात कर सकते हो ना? अब तुमने आते साथ ही कह दिया कि जी subfrontal भी तुमने, nobody asked you the question. I just said, what is your approach? You said कि जी there is from above a craniotomy and below the endoscope. अब तुमने endoscope की बात कर ली है, तो you need to be pretty sure you know what you're saying and how confident you are. And Yes, from your answering questions about the endoscopic, you clearly have not been involved with it. Na? So you, I mean, or at least you've never discussed with your supervisor कि sir इसमें कौन से factors होते हैं, कौन सी चीजें important होती हैं. So I mean, if you ask anybody जो endoscopic ये काम करता है, वो आपसे दो बातें करेगा. वो कहेगा कि यार वो anterior cerebral का काफी issue पड़ता है sometimes, और दूसरा कहेगा कि CSF-D का काफी issue पड़ता है sometimes. Those things were not mentioned by you to suggest that this is something you know about. But otherwise, you know, the Viva may, you need to be, because the Viva is, the history examination is the easier bit because they're all familiar with that. The Viva is a little more difficult because it's a little more open-ended. Now it is your job as the candidate to manage that discussion so that it stays within the bounds of your own capability. And if you aate saathi, you start talking about endoscopic removal of subfrontal meningioma, you're jumping into a pond where you can't swim. ये तो फिर आपने खुद ही कुल्हाड़ी मारी ना अपने पाँव पे. So that's the Lal, that's the thing that your candidates all need to learn the art of taking a good Viva is the art of containing the discussion beyond the bounds of your own competence. And now it's a tussle because the examiner's job is to find out what are the limits of your competence and your knowledge. That's what his job is. And he's trying to push those boundaries. And it's your job as a candidate to stay credible, but yet keep the thing within what you're comfortable and confident of. Yes. So ये बातें थी. I mean, you know. Yes, sir. Thank you, sir. ये लाल जो आपके जो participants हैं, ये department के लोग हैं सब. ये सर इसमें डिपार्टमेंट के 2-3 लोग सर बाहर के हैं, एक पेशावर का है और एक यहाँ पे ओजा में होते हैं. एलएलएस में ट्रेनिंग की थी और एक कभी कभार आती है अहमदाबाद के होते हैं लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहा. अभी 2 बंदे बाहर की तरफ है सर, एक पेशावर का है और एक यहाँ पे एलएलएच का बंदा है जो कि ओजा में उसकी जॉब है जो गाँव यूनिवर्सिटी है. बाकी सारे हमारे अपने. लाल जो आपको समझ आ रही है और आजकल जो हालात जो अब सामने आ रहे हैं, तो नवंबर का जो वाइवा है वो क्या किस तरह का होगा? सर ये अभी एग्जाम मेडिसिन के चल रहे हैं ना, तो ये 11 तारीख को एंडोक्राइनर जो एग्जाम हो गया उसको पेशेंट्स पे था सर. तो मेरे ख्याल में फिर हमारे प्रॉब्लली नवंबर तक, हाँ, अगर अनलेस हालात बहुत ही खराब हो गए, and I hope not, तो probably पेशेंट्स पे ही होगा. यस सर, अल्लाह करे हालात ठीक रहे इंशाल्लाह. वही पूरा. So I think that Lal, maybe the department needs to also think about going back to doing face-to-face patients. Yes, sir. Inshallah, abhi dekhte hain to. Yeah, I know. The only the thing is that you need to work out how you're going to do that, because you obviously have to keep the safety factors in Inshallah, 2 हफ्तों में सर हम शुरू करेंगे. 2 हफ्तों में हम next month inshallah शुरू करेंगे. हम face to face होंगे. Yeah, but basically you just need to see how you're going to do it. I don't know whether we need a larger room or an open space or something like that. I don't know. ये जरा देखना पड़ेगा. Inshallah sir. Okay. Yes sir. Farooq, anything else? Thank you, sir. Thank you so much, sir.
ये लाल फारूक इज योर नाउ योर वेब मास्टर। नहीं सर, फारूक सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं सर, ये फारूक है। और Thank you so much, sir. It's always a pleasure to have you on the meeting. Okay, Farooq. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. थैंक यू सर। और किसने कुछ? शाकिरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं पेशावर से हूँ, डॉक्टर शफात। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ने अभी पूछा भी है कि जो सीटी स्कैन पे हमें मेनिंजियोमास होते हैं हाइपरटेंस नजर आते हैं, अक्सर हम देखते होते हैं तो हाइपरटेंस नजर आते हैं। सर इसकी वजह क्या है सर? देखिए उसने सर ने एक बात बताई, साथ उसने सर ने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप देख ले, इसमें देख लेना, उन्होंने तो कहा कि एडीमा अगर इसमें कभी कभार एडीमा ना भी हो तो हाइपरटेंस नजर आता है। उसमें कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है ना, कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। अगर माइल्ड सी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट ना हो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। उसमें कैल्सिफाइड अगर हो तो वो भी हाइपरडेंस कर सकता है। हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर आ रही है। तो इसमें जो है ना, या तो अगर जी जी अभी आ रही है मेरी आवाज? जी सर अभी आ रही है। इसमें अगर कैल्सिफाइड हो शुरू में, या क्या कहते हैं, उसकी वेस्कुलरिटी ज्यादा हो या ओडिमा ज्यादा हो, तो उसमें उसकी डेंसिटी जरा ज्यादा नजर आती है ना। अगर आप इसमें देख ले तो उसकी ओडिमा बहुत ज्यादा है, हालांकि इसकी जो डेंसिटी है तकरीबन ब्रेन से मिलती है। इधर आप देखें ना, यहाँ क्या हो रहा है सेम है, लेकिन चूंकि ओडिमा इस वजह से हाइपरटेंस नजर आ रहा है ना। अगर ये कैल्सिफाइड हो या माइल्ड से कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई हो तो उस वक्त भी ये हाइपरटेंस नजर आता है। जी सर इसमें कोई सेलुलरिटी की बात तो नहीं है? जैसे हम कोलाइटिस में बात करते हैं कि सेलुलरिटी उसकी ज्यादा है तो हाइपरटेंस नजर आता है। आई डोंट थिंक सो, लेकिन यहाँ पे तो दो चीजें ज्यादा वो है, बाकी का मुझे नहीं है ना। जी सर। सेलुलरिटी बात अगर हो तो फिर जो है ना, ये बाज जो ट्यूमर होते हैं कहाँ पे उनकी सेलुलरिटी ज्यादा, कहाँ पे नेक्रोस है, तो फिर वो बाकी चीजें भी वाइड नजर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आइदर जी सर ओनली इट इज कैल्सिफाइड या ओडिमा ज्यादा हो, बस ये दो चीजें ज्यादा वैलिड है। जी सर। जी शाकिरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको हम फोन कर रहे थे, आप नहीं थे। सर मैं सॉरी, मैं नमाज पढ़ रहा था सर। हमें अंदाजा हो गया बिल्कुल। यार ये अल्फेक्टिव ग्रुप मेरे ख्याल में ये हम कितने बार डिस्कस कर रहे हैं सर? ये बहुत टाइम डिस्कस हुई, 3-4 दफा। वही चीज है जो पिछली बार हमने वो क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था ना, जो पिछले 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। लेकिन आपको टेरियानल और सबफ्रंटल दोनों के फायदे और नुकसान का पता होना चाहिए। कि टेरियानल का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो शॉर्ट होता है, आप जल्दी पहुंच जाते हो। ये फ्रंटल लोब की रिट्रैक्शन जो सामने से करते हैं वो नहीं करनी पड़ती, और ये साइनस माइनस बच जाते हैं। दूसरा ये कि आप जो है ना, ऑप्टिक नर्व्स है उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अगर आप सब फ्रंटल आ रहे हैं तो आपको ऑप्टिक नर्व एंड पे आ रहा है, यू डोंट नो ऑप्टिक नर्व कहाँ पे है। आप जाते जाते हैं और आप हर वक्त डरे होते हैं कि यार कहीं मैं ऑप्टिक नर्व को डैमेज ना करूँ। लेकिन टेरियानल में आप डायरेक्ट जो है ना, यू कैन रीच द posterior part of the tumor and you can save the optic nerve। लेकिन टेरियानल का जो नुकसान है वो ये है कि आप अपोजिट साइड में पहुंच सकते हैं, वो काफी दूर पड़ता है ना, और बड़ा लीजन हो और उसका जो सुपीरियर पोर्शन है वो भी, उसके लिए भी आपका फ्रंटल लोब डैमेज हो सकते हैं। और जो अपोजिट साइड पे ट्यूमर का पोर्शन जा रहा है, कौन सा वाला, अगर आप इसमें देख लें तो कहाँ गया, तो इसमें आप यहाँ तक जो है ना टेरियानल से तो बड़े अच्छे तरीके से आ जाएंगे, लेकिन ये जो अपोजिट साइड है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फायदा ये है कि आप इधर से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, आप आसानी से बचा सकते हो उसको। सब फ्रंटल में ये है कि भाई तो फ्रंटल एयर साइनस आते हैं, आप इधर साइनस को लाइगेट करना पड़ता है, फिर फ्रंटल लोब दोनों आपके सामने है, तो दोनों बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। और आखिर में जो वेसल्स हैं और जो नर्व जो सबसे आखिर में होते हैं, तो आपको शुरू में बिल्कुल नजर नहीं आते, तो यू आर ब्लाइंड टोटली अबाउट दिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। उसका ये नुकसान है ना, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। इसमें अगर आप सब फ्रंटल करें या टेरियानल करें दोनों ठीक है, लेकिन टेरियानल के लिए है कि वो कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर से कम हो तो उसमें टेरियानल होना चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, काफी बड़ा लीजन है और अपोजिट साइड पे जा रहा है, then it is difficult to do that
प्रोटीरियनल अप्रोच। लेकिन इस तरह अगर आपको कुछ ये आपने हिस्ट्री लिया, आपने एग्जाम ही नहीं किया, तो आप पूछते हैं कि भाई आप इसको कैसे मैनेज करोगे, तो आप काउंसलिंग और ट्रीटमेंट कह दो, फिर कहें कि भाई आई विल ऑपरेट ऑन दिस पेशेंट। कौन सा ऑपरेशन करोगे, फिर आप जो भी आपको आता हो सही, चाहे सबफ्रंटल चाहे रियल, आपको उसका जिक्र करना है। आपने ये जो एंडोस्कोप है, जब वो पूछिए आप उसका जिक्र करिए, या अगर आप पेपर में लिखना हो तो फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन वायु में तो ऐसी इधर उधर की चीजें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है जी जनाब। सर। ये एंडोस्कोप में क्या होता है कि एंडोस्कोप में हमारा स्फिनाइड साइनस से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने स्फिनाइड में कुछ करना नहीं है, चाहे बड़ा छोटा हो। मैंने जो में स्फिनाइड साइनस तो होगा छोटा, सारे पिट्यूटरी वाला ना, और जी सर। हमने पिट्यूटरी में जाना नहीं, हमने स्फिनाइड साइनस में जाके और हमने इंटीरियरली यानी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है हमने उसको रिसेक्ट करना होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। तो सर अभी सर पूछ रहे थे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि नेजल कैविटी का अपर्चर या उसका स्फिनाइड साइनस का। तो सर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि जी इसमें इस केस में सर देखिए, इस केस में स्फिनाइड साइनस का ये फायदा है कि आपको जगह ज्यादा मिलती है वहाँ पे ना। जी सर। समझ आ गया। और बाकी नोज जो है ना, इसको अगर एक नोज छोटी है तो आप दोनों के साथ मिला सकते हैं ना, बीच में जो सेप्टम है उसको साइड पे करके आखिर में जो बाय नेजल होता है ना, बाय दोनों नोस्ट्रल, कैन डू दैट। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इसमें जो स्कल बेस है और ये जगह इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा आपने इसका वो करना है, जो थिन कट्स करने हैं स्कल बेस के, ताकि आप देख ले कि बोन की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, उसका देखना होता है। और आपको ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी क्या पोजीशन है, और ये जो विसल है, क्योंकि एंडोस्कोपी के लिए आप बोन भी बड़ा आसानी से रिसेक्ट करोगे, लेकिन जो आप ट्यूमर रिमूव करते हैं तो अगर ऊपर वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सुपीरियरली, इसके ऊपर पुश क्या होता है, तो ये जगह आपके लिए काफी दूर पड़ती है। यानी ये अगर यहाँ पे वेसल की इन्वॉल्वमेंट है या इनगल्फ है, तो उसको आजाद कराना, उसको डील करना यहाँ से इधर से बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना होता है। ठीक है सर, अगर नेजल एपर्चर बहुत छोटा हो तो फिर हम ट्रांसफिनाइडल अप्रोच नहीं कर सकेंगे, जिस तरह बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में। बिल्कुल, उसमें वो भी है, और उसमें जो ट्रांसफिनाइडल बच्चों में अगर आप देखें तो उनमें निमोटाइजेशन नहीं हो चुकी थी स्फिनाइड साइनस की। यस सर। उस वजह से भी हम नहीं करते। यस सर। तो आपने दोनों चीज देखनी है कि वह स्फिनाइड साइनस कैसा है और इधर नेजल एपर्चर कैसा है। लेकिन छोटे बच्चों में तो वो ट्यूब काफी मोटी होती है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड यार। दूसरा है कि बच्चों में अगर आप किसी बच्चों का एक्सरे कर लें तो ये जो स्फिनाइड साइनस आपको नजर नहीं आएगा, ये बहुत छोटा होगा। ठीक है जनाब। सर, ये जो स्फिनाइड साइनस बच्चों में किस एज में ये न्यूमेटाइजेशन इसके हो जाती है? आई थिंक मेरे ख्याल में 10-12 साल के बाद शुरू हो जाएगी ना। 9 ईयर्स सर। अच्छा 9 ईयर्स। ओके, थैंक यू। ठीक है भाई, तो आपको स्फिनाइड साइनस की जो टाइप्स है उसका पता होना चाहिए। बाकी वायो में लक है कि वो एग्जामिनर किस तरफ जाता है, यू नो वेरी वेल कि भाई यहाँ पे जब वायो शुरू होता है, लेकिन एग्जाम में अच्छी बात यह है कि उसमें वायो पहले से लिखा होता है कि हमने क्या क्या पूछना है, तो उसमें आपको इधर उधर तंग नहीं करते, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें आपको आनी चाहिए। यानी आपको अप्रोच की मेरिट्स डीमेरिट्स का पता हो, आपको कॉम्प्लिकेशंस का पता हो। जिस तरह ये उस दिन भी डिस्कस होता कि अगर हमने एंडोस्कोपी करना है तो सबसे पहले क्या कौन सी कॉम्प्लिकेशन बताओगे, जो कि उसी वजह से लोग अब नहीं कर रहे। दैट इज से फ्लीक, यहाँ पे आप रिपेयर नहीं कर सकते आसानी से, जो ड्यूरल रिपेयर है। और दूसरे का आप चूंकि यहाँ से जा रहे हैं तो आप यहाँ विंडो बना रहे हैं, हम तो सफ्रंटल या टीरियल जा रहे हैं तो बेस हमारा सेफ होता है। आपने इधर से विंडो बना दिया, अगर आप उसका प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो यू विल फेस द सीसिफ लीक। और जब लीक शुरू होती है आपको पता है क्या होता है, फिर इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस, पता नहीं क्या कुछ होता है, द पेशेंट कैन डाई। सर इस दफा पैटर्न तैयारी किस तरह करें, पेशेंट पे तैयारी करें सर के जिस तरह वर्चुअल एग्जाम होता है? जो भी है मेरे ख्याल में पेशेंट पे कर ले। अगर आप पेशेंट पे कर ले तो आपको दोनों चीजें कवर हो सकती है। आपका जो है ना यानी वर्चुअल वाला भी कवर हो सकता है और ऐसे भी तो
better to do it on patients. जी सर। रेफरेंसेस बन जाए, ठीक है? जी सर। ठीक है जनाब। Okay, thank you. थैंक यू सर। Yes, sir.